अभिलेखों के प्रति जो व्यापक व्यवहार चिंतन के माध्यम से इस सदन में प्रस्तुत किया गया, उसमें गंभीरता के वो क्षण भी समाहित हैं जहां वैश्विक दृष्टि से भारत की अर्थव्यवस्था के प्रति प्रतिपक्ष का उदासीन वक्तव्य इस बात को दृष्टिगोचर करता है कि भारत की अर्थव्यवस्था में आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो व्यवस्थित छवि होनी चाहिए उस पर कहीं आखेट हुआ है। अभिव्यक्ति के वो क्षण सदन की सत्यता की विषय को और सारगर्भित मर्यादा की व्यवस्था को संपादित होने चाहिए थे, लेकिन इस बात का अचरज होता है कि कैसे शब्द के व्याकरण की वर्णमाला को प्रस्तुत करने में सच को व्यवस्थित तौर पर न प्रस्तुत कर एक ऐसा अंश प्रस्तुत किया जाए जो सत्य का आधा हो और सत्य के संपूर्णता को परिभाषित करने में कहीं न कहीं कसौटी पर खरा नहीं उतरता। मैं इस बात के लिए बड़े आदर से सभापति महोदय आपसे विवेचन करता हूं। सम्मान्य निशिकांत जी दुबे ने यह बात बिल्कुल सही कही कि 216 के माध्यम से जब आप अनुपूरक मांगों पर चर्चा कर रहे हो तो आपकी सीमा अनुपूरक मांगों तक होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि व्यापक चर्चा भारत की संपूर्ण अर्थव्यवस्था को परिदर्श करते हुए विवेचन के रूप में प्रतिपक्ष ने प्रस्तुत कर दी, तो यहां मैं एक बात आपके बीच में आपके समक्ष रखना चाहूंगा। भारत की स्थिति आज की तारीख में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या है? पूरे संसार की सबसे बड़ी प्रजातांत्रिक व्यवस्था, और इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था के सामने भारत की वर्तमान सरकार और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिया हुआ आज आर्थिक विवेचन, सामाजिक, राजनीतिक और राष्ट्र की व्यवस्था को विमोचित करने का पारदर्शिक मार्ग प्रस्तुत करता है। उसके उपरांत भी प्रतिपक्ष इस बात के लिए बार बार अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करता है कि कहीं भी इसमें सफलता की चिंगारी हमें देखने को नहीं मिलती है। तो आदरणीय उसी अमेरिका जिसके डॉलर के संबंध में इतनी चिंता व्यक्त की गई है, मैं वहीं के एक प्रसिद्ध व्यक्ति के द्वारा वो विवेचन प्रस्तुत करने की आज्ञा चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि भारत जैसा एक डेमोक्रेटिक, सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक देश, what do you do when the world's largest democracy decide it no longer needs your permission? उन्होंने अमेरिका के लिए कहा है कि how does America have to behave? India, the world's largest democracy, feels it doesn't require anyone's permission. You push back. This isn't about just tariff. It is about control. And right now, India is breaking free. The United States knows it, and it sits nervous. US President has threatened tariffs on Indian exports. The official reason, trade imbalance. The real reason, India is rising fast and Washington doesn't like what it can't control. Now, why are they not in a position to accept this? Instead of targeting the government of India, its proper deeds, why are they not accepting this fact? Somebody wants to control you with Mr. Narendra Modi. It is not possible. यहाँ इस बात की व्यवस्था को हमें अंजाम देना पड़ेगा। मैं I'll just please let me know when my time runs out. भारत की स्थिति क्या है? हम अपने ही शास्त्र उचित चरित्र की मर्यादा में जब वैश्विक व्यवस्था का परिलेख देखने की कोशिश करते हैं तो
तो भारत की स्थिति आपको ठीक वैसी नजर आती है जो महाभारत के समय श्री कृष्ण ने अपनी मैत्रिक संधि के माध्यम से कुरु के राष्ट्र को एक मैत्रिक रूप में एक विवेचना प्रस्तुत करी थी। आदरण, जब अहंकार परिस्थिति के परिदृश्य में सर्वोपरि हो जाता है तो विनाश की शुरुआत होती है। इस महाबली राष्ट्र जिसको आप अमेरिका के नाम पर उसकी डॉलर की इतनी ज्यादा चिंता कर रहे हैं, जब अहंकार के अंगारे से वो अपने बात को राष्ट्र में और संसार में प्रस्तुत करना चाहता है, तो भारत के शास्त्रीय उचित मर्यादा और चरित्र इस बात का आगाज करता है कि प्रतिरोध होना चाहिए, सदन में भी होना चाहिए और संसार के पटल पे भी होना चाहिए। मैं अभी आ जाऊंगा सर, मैं आपके बजट की अभिलेखा तक आ जाऊंगा और सूक्ष्म बिंदु तक आ जाऊंगा। आपने ये बात बड़े तर्क से कही, तो आर्थिक स्थिति के अंदर आंकड़े क्या कहते हैं वो भी मैं निवेदन कर देता हूं, और अगर आपको अनुचित ना लगे तो आप उसको लिख लेना और वापस देख लेना। While unprecedented geopolitical has surfaced, आज से पहले आपने इस स्थिति को नहीं देखा, इसकी परिकल्पना नहीं की जा सकती थी। The fundamentals of the Indian economy remain strong. The foreign direct investment in India rose by 18% from year to year, अगर आप बैक से देखें तो, to 35.18 billion during April-September of this fiscal year, while the inflow from US more than doubled to $6.62 billion during the period. According to the latest government data released on December 1, investment from overseas during April to September period of the previous fiscal year stood at 29.79 billion. During the preceding June-September quarter 25-26, the inflow increased by over 21%. I am not saying, sir, I have not conjectured this figure. Even if I wanted to, I couldn't have put it in this way. The question is, why aren't we in a position to accept the reality? आपने अनुपूरक मांगों के माध्यम से फर्टिलाइजर्स के लिए 11,000 करोड़ तो आपने फॉस्फेट और उसके लिए मांगे, और यूरिया के लिए आपने मांगे तकरीबन 20,000 करोड़। आपको और हमको इस बात का हर्ष होना चाहिए कि जिस प्रकार से मॉनसून हुआ, जिस प्रकार से बारिश हुई, जो संभावित रूप से बजट के समय जो हमने आकलन किया था कि कितनी भूमि पर एग्रो एक्टिविटी होगी, अच्छी बरसात के कारण ऐसी भूमि जो एरिड या बारानी थी, आज वो भी कल्टीवेशन में आ गई। जब कल्टीवेशन में आ गई तो आपको यूरिया, फॉस्फोरस, एनपीके, डीएपी सबकी आवश्यकता पड़ी, और उसके अगर लिए आपने अनुपूरक मांगों के माध्यम से सप्लीमेंट्री ग्रांट मांगी, तो इसमें कोई चिंता का विषय नहीं है। चिंता का विषय यह होना चाहिए कि जब बजट आया था 50.62 लाख करोड़ के बजट के बाद अगर आप अनुपूरक मांग लेके आ रहे हैं, तो क्या फिस्कल डेफिसिट पे, क्या रेवेन्यू डेफिसिट पर इस पर असर पड़ेगा, और जो वो आपने किया था क्या आप उससे बाहर चले जाएंगे, वो टारगेट पूरा नहीं होगा। तो मैं आदरणीय आज आपसे निवेदन करता हूं, 1.9 से 1.5% रेवेन्यू डेफिसिट का टारगेट हमारा है और हम इस टारगेट पे रहेंगे, और हमने फिस्कल डेफिसिट 4.8 से 4.4 करने का जो वादा किया है, मुझे पूरा विश्वास है इस वित्त वर्ष के अंत तक हम इस टारगेट के भीतर रहेंगे, अपने डिसिप्लिन को नहीं तोड़ेंगे। मैं आज वित्त मंत्री जी आपसे इतना सा निवेदन करना चाहता हूं, आपका तकरीबन 2 लाख करोड़ के ऊपर का जो व्यय है वो फर्टिलाइजर्स पे, प्रधानमंत्री जी भी इस बात को कह चुके हैं, कृषि मंत्री जी भी इस बात को स्वीकार, हमें अपने एग्रीकल्चरल पैटर्न को
डाइवर्ट करना पड़ेगा। अगर आप नेचुरल खेती की तरफ जाते हैं, अगर आप ऑर्गेनिक खेती की तरफ जाते हैं, तो एक सबसे चीज जो अभी कहीं ना कहीं इस परिदृश्य में नहीं आ रही कि जिस काश्तकार को या जिस कृषक को या जिस अन्नदाता को अपने प्रोडक्शन में जो कमी आएगी उसकी पूर्ति आप कैसे करेंगे। साइंटिफिक तरीके से ये बात इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने ये बात कही है कि अगर आप ऑर्गेनिक खेती की प्रति तरफ जाते हैं या परंपरागत खेती की तरफ जाते हैं या नेचुरल, तो आपका जो प्रोड्यूस आता है उसको सामान्य बाजार भाव से कुछ ज्यादा पैसे मिलते हैं। लेकिन यहां एक बात को और देखना है सर, हमारे भारत मूल की ऐसी कंपनियां हैं जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी को कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। एक कंपनी ने सिंगापुर से 6.32 मिलियन मैट्रिक टन का एग्रीमेंट किया है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की कृषकों के अपनी कृषि की व्यवस्था से और उस खेती के माध्यम से कार्बन उत्सर्जन को कम करके उसको ट्रेड करके उनको उसका लाभ पहुंचाए। इस प्रकार की अगर व्यवस्था नीति आयोग, एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट और इसके साथ एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट है, आप अगर भारत के अन्नदाता को यह बात सुनिश्चित कर दें कि उसके पैदा के अलावा जो कुछ भी वो इस प्रकार की गतिविधियों में जहां प्रदूषण की कमी हो सकती हो आपको वित्तीय व्यवस्था मिलेगी। मुझे 5 मिनट का आप समय दीजिएगा, मैं इसको कंक्लूड कर दूंगा। तो कम से कम ये बात होगी। और मैं राजस्थान के संबंध में एक निवेदन करने जाता हूं। हमारे पास में भूमिगत पानी नहीं है, हमारे पास में नदी से पानी आता है, जहां कैनाल है वहां कैनाल से आता है, कैनाल का पानी प्रदूषित हो रहा है। हम ये मानते हैं कि राजस्थान में जिस प्रकार से राम सेतु के माध्यम से आप नेशनल प्रोजेक्ट ला रहे हैं या आप यमुना वाला ला रहे हैं, ये अगर सारे आएंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था को इसमें लाभ मिलेगा। मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं आदरणीय, आपने पेट्रोलियम के लिए यहां पैसे मांगे, मैं अगर स्टैटिस्टिक्स में जाऊं तो बात दोहराऊंगा, लेकिन मैं एक निवेदन वित्त मंत्री जी आपसे करना चाहता हूं। राजस्थान, गिव मी 2 मिनट्स सर, आई एम जस्ट रनिंग आउट ऑफ टाइम, आई नो आई हैवंट बीन एबल टू कवर एवरीथिंग। मैं सिर्फ इतना सा निवेदन करना चाहता हूं, राजस्थान जैसे और भी कई प्रदेश हैं, असम है, आपके बॉम्बे हाई पर है, जहां तेल निकलता है, ऑयल निकलता है। 2010 में पहली बार, आखिरी बार 2004 में आखिरी बार रॉयल्टी पर बात हुई थी। सर अगर आज डॉलर की कीमत बढ़ गई है तो डॉलर की कीमत बढ़ गई है, इन राज्यों को अपना जो रॉयल्टी मिलता है डॉलर की तुलना में मिलता है, लेकिन रॉयल्टी पिछले 15 बरस में दोबारा रिविजिट नहीं की गई है। अगर हम प्रोडक्शन से इतना पैसा आपको दे रहे हैं तो आपके फॉरेन एक्सचेंज में उतनी ही कमी आती है। अगर हम इंडिजीनियस इस चीज को दे रहे हैं तो एक राज्य के नाते मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य की रॉयल्टी को आप कम से कम दोबारा इस पे करिए और क्यों ना हम इसको दोबारा इसका अवलोकन करें। मैं इतना सा निवेदन और करना चाहता हूं क्योंकि आपने मुझे बार बार ये निवेदन, आपने ये बार बार घंटी बजा दी। मैं इतना सा ही निवेदन करना चाहता हूं, आदरणीय अनुपूरक मांगों से भारत की अर्थव्यवस्था की व्यवस्थित स्थिति में कहीं कोई दुष्परिणाम नहीं आएगा, दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा और भारत अपने आप खड़ा होकर इस विश्व की आर्थिक शक्ति के रूप में भी अपना नाम करेगा। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। माननीय सदस्य श्रीमती संभावी जी। इतने महत्वपूर्ण चर्चे